हेलो एवरीवन, दिस इज अंजलि एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टोरी टेलर अनु। अब हम लोग पहुंच चुके हैं इस नॉवेल हौसलों के सफ़र के छठे चैप्टर में। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। उठो उठो जल्दी उठो। प्रकाश सिंह। सुबह होने से पहले हमें यहाँ से निकलना होगा। बच्चों को तैयार कर लीजिए, सामान सब पैक है। जीप बाहर खड़ी हमारा इंतज़ार कर रही है। अगर देर की तो ट्रेन छूट जाएगी। पति के कहने पर पत्नी फटाक से बिस्तर से उठ खड़ी हुई। बच्चे गहरी नींद में थे, उन्हें उठाकर बैठा दिया। मुश्किल से 15 मिनट में सभी तैयार थे। सब कुछ तेजी से हो रहा था। सभी जीप में बैठे और जीप दीमापुर रेलवे स्टेशन की तरफ दौड़ पड़ी। दीमापुर नागालैंड का एंट्री गेट है और इकलौता रेलवे स्टेशन भी। परिवार ट्रेन में बैठ चुका था। पति पत्नी आमने सामने की बर्थ पर बैठे हैं। बच्चे कच्ची नींद में उठ गए थे, इस कारण नींद ने फिर से उन्हें अपनी आगोश में ले लिया है। परिंदे उड़ते हुए दिखाई देने लगे हैं। आसमान लाल होने लगा है। पटरी पर रेल के धड़धड़ाने की आवाज़ भोर के सन्नाटे को चीर रही है। चेहरे पर भाव मौसम की तरह बदल रहे हैं। कभी गर्मी की बौखलाहट, कभी सर्दी का ठंडापन, तो कभी बरसात का भिगो देने वाला सुकून। ट्रेन नागालैंड की सीमा से बाहर निकल चुकी है। पत्नी: सुनिए, सब ठीक तो है? बड़े परेशान दिख रहे हैं। पति: नहीं, कुछ नहीं, अब सब ठीक है। अब हमें डरने की ज़रूरत नहीं, खतरा टल चुका है। पत्नी: खतरा? कैसा खतरा? आप मुझसे कुछ छिपा रहे हैं? पति: छिपा नहीं रहा, मैंने आपको कुछ बताया ही कहाँ है। ऑफिस की बातें शेयर करके तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था। पत्नी: अगर आप चाहें तो अब बता सकते हैं कौन से खतरे की बात कर रहे हैं। शायद आप भूल रहे हैं कि मैं एक आईपीएस अफसर प्रकाश सिंह की पत्नी हूँ। अगर परिवार पर खतरा था तो जान लीजिए यह मेरा परिवार भी है। मुझे पता होना चाहिए कि परिवार पर कौन सा खतरा मंडरा रहा था। यह सुनने के बाद प्रकाश सिंह कुछ लम्हे के लिए खामोश हो गए। आंखें बंद करके सांस ली। कहा, जाना चाहती हो तो सुनो। मैं जो 4 साल नागालैंड में नौकरी करके लौट रहा हूँ, ये उतना आसान नहीं था जो तुमने देखा। आखिरी के 4 महीने ऐसे गुजरे हैं कि मुझे नहीं पता होता था कि मैं शाम को तुमसे मिल भी पाऊंगा या नहीं। मौत हमारे सिर पर मंडराती थी, क्योंकि नगा आतंकियों को मुझे और मेरे परिवार को मारने का ऑर्डर मिल चुका था। प्रकाश सिंह की पत्नी, जो अभी तक बड़े ही इत्मीनान से बैठी हुई थी, यह सुनकर दंग रह गई। जिस्म में सनसनाहट थी। सुबह की ठंडक में भी माथे पर पसीने की बूंदें नमूदार हो गई थी। सो रहे बच्चों को बेचैनी से चूम लिया था। परेशान होकर कहती है, पूरी बात बताइए, हम कैसे जिंदा बच निकले? वो अपने पति से एक एक बात जानने के लिए बेचैन हो उठी। दिन का उजाला फैल चुका है। प्रकाश सिंह फ्लैशबैक में जा चुके हैं और पत्नी को उन 4 सालों के बारे में बता रहे हैं जो उन्होंने 1959 में आईपीएस बनने के बाद नागालैंड में गुजारे हैं। प्रकाश सिंह: आप जानना चाहती हैं तो सुनिए। 1965 का साल था। भारत पाकिस्तान में जंग छिड़ी थी। दोनों तरफ से गोले बारूद बरस रहे थे। भारत जीत की तरफ बढ़ रहा था। उस दौरान नागालैंड एक अलग ही संकट से जूझ रहा था। चीन से सटे इलाकों में भारतीय सेना के लिए नगा आतंकी परेशानी का सबब बने हुए थे। वो घात लगाकर हमला करते थे। आर्मी पलटवार करती तो बचकर निकल जाते थे। आर्मी को उनकी लोकेशन का कुछ पता नहीं होता था। ये ऐसा वक्त था जब लोग नागालैंड के बारे में जानते भी कम थे। तब तलाश की जाती है ऐसे अफसर की जो नगा आतंकियों के बारे में जानकारी जुटा सके, उनको खत्म करने में मदद कर सके ताकि नागालैंड में शांति बहाल हो सके। आला अफसरान की यह तलाश मुझ पर यानी प्रकाश सिंह पर आकर ठहर जाती है। बतौर इंटेलिजेंस 1965 से 1968 तक मुझे नागालैंड भेज दिया जाता है। मैं इंटेलिजेंस ब्यूरो में डिप्यूटेशन पर था। उन दिनों ईयर मार्किंग थी। जो आईपीएस टॉपर्स रहते हैं उन्हें आईबी में ले लिया जाता था और वे मना भी नहीं कर सकते थे। मैं अपने बैच का टॉपर था तो मुझे भी आईबी में ले लिया गया था। प्रकाश बोलते जा रहे थे। जब मैं नागालैंड जा रहा था तो मुझे ऐसे विदाई दी जा रही थी जैसे मैं वहाँ से वापस नहीं लौटूंगा, मानो यह मेरी उनसे आखिरी मुलाकात हो।
मैं नागालैंड पहुंचा। मैंने महज 1 महीने में चीन से ट्रेनिंग लेकर आए नगा आतंकियों को पिन पॉइंट लोकेशन ट्रेस कर ली थी। मैं आर्मी के पास लौटा तो खुफिया जानकारियों का पिटारा लेकर इंडियन आर्मी जनरल को बताया, आतंकियों को निपटाने का सही मौका आ गया है। करीब 200 आतंकी एक ही कैंप में हैं। चाइना ट्रेंड है, गोला बारूद की उसके पास कोई कमी नहीं है। घेराबंदी नहीं की गई तो बच निकलेंगे। आर्मी के लिए यह बड़ी खुफिया जानकारी थी। आर्मी ऑपरेशन के लिए फौरन तैयार हो गई। तड़के करीब 4 बजे का वक्त था। उजाला होने में अभी वक्त था। चिड़ियों की चहचहाहट जंगल में गूंज रही थी। आर्मी का एक ब्रिगेड घेरा बनाकर अपने टारगेट की तरफ बढ़ रहा था। तभी नगा आतंकियों में से कोई शौच के लिए निकला। पत्तों की सरसराहट ने उसके कान खड़े कर दिए। उसे पता लग चुका था कि उनको घेर लिया गया है। वह भागता हुआ कैंप पहुंचा और उसने अपने साथियों को खबर दी। आतंकियों का गिरोह रास्ता को चीरते हुए वहां से भागने लगा। तभी गोलियों की तड़तड़ाहट ने इलाके की खामोशी को तोड़ दिया। बड़ी कामयाबी हासिल हुई। 22 आतंकी जिंदा पकड़े गए, कई मारे गए, आधे से अधिक भागने में भी कामयाब रहे। ऑपरेशन खत्म हो चुका था। अब चिड़ियों की चहचहाहट नहीं थी। जो शोर उठा था वह शांत हो चुका था। इलाके में सन्नाटा था। सूरज का प्रकाश फैल चुका था। इतिहास में पहली बार इस बात का खुलासा हुआ कि चीन कैसे भारत में आतंकवाद को बढ़ावा देता है और हथियारों की सप्लाई करता है। यह पहला मौका था जब मेरी पुख्ता रिपोर्ट की बदौलत चाइनीज मार्किंग वाले हथियार पकड़े गए थे। मीडिया की सुर्खियों में चीन पहली बार बैकफुट पर था। नगा आतंकी परेशान थे कि आखिर उनका टॉप सीक्रेट लीक कैसे हो गया। पता लगाया कि चोक कहाँ से हुई तो पता चला कोई प्रकाश सिंह नाम का अफसर नागालैंड आया है, जिसने सारी खुफिया जानकारी जुटाई है। इस बात से झल्लाए चीन और नगा फेडरल गवर्नमेंट ने अपने सिक्योरिटी कमांड से कहा, प्रकाश सिंह को खत्म कर दो। सिक्योरिटी कमांड उस वक्त सिलसिलेवार बम धमाकों, ट्रेनों को पटरी से उतारने, हिंसा फैलाने और कई बड़ी शख्सियत की जान से मारने की साजिश कर रहा था। मेरी हत्या की प्लानिंग की खबर दिल्ली को लग गई थी। मुझे दिल्ली तलब कर लिया गया था कि प्रकाश सिंह जल्द से जल्द दिल्ली हाजिर हो। कोहिमा से पहली फ्लाइट पकड़ी। मेरी हाजिरी दिल्ली में डायरेक्टर जनरल ब्यूरो के सामने हुई। सुनो प्रकाश, अब तुम्हें वापस नागालैंड जाने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारी फैमिली को हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू कर दिल्ली लाया जाएगा। अफसर मुझे वापस भेजने के लिए राजी ना थे। उन्होंने बताया कि उन्हें खबर मिली है कि प्रकाश के बच्चे और बीवी वहां सुरक्षित नहीं हैं। कभी भी उन पर हमला हो सकता है। मैं वापस लौटने के आदेश पर हैरान था। बिना किसी खौफ के कहा, आप मेरी फिक्र ना करें। मेरा वापस जाना दुश्मनों के हौसले बुलंद करेगा। मैं नहीं चाहता कि आतंकी ये सोचे कि हम डर गए हैं। मैं अपनी बात आला अफसरों को समझाने में कामयाब रहा। नागालैंड में एक खुफिया एजेंट के तौर पर मेरा चौथा और अंतिम साल था। मुझसे कहा गया था कि वापस तो जा रहे हो, अलर्ट रहना, बच्चों पर हमला हो सकता है। दुश्मनों की ओर से लगातार धमकियां मिल रही थीं। आखिरी 4 महीने मैंने यही सोचकर बाहर निकलता, पता नहीं शाम को वापस लौटूंगा या नहीं, तुमसे और बच्चों से मिल पाऊंगा या नहीं। सतर्कता का नतीजा था, भगवान की कृपा थी कि आतंकी हमारा बाल भी बाका नहीं कर सके। प्रकाश सिंह से यह सब सुनने के बाद उसकी पत्नी इस कदर हैरान थी कि उनके लिए यकीन कर पाना मुश्किल हो रहा था। उन्होंने भी भगवान का शुक्रिया अदा किया। पर खतरा अभी टला नहीं था। नागालैंड का चैप्टर तो शुरुआत भर था। खतरा इसलिए था क्योंकि अभी पंजाब में आतंकियों से भिड़ना था, असम में उल्फा को कंट्रोल करना था और यूपी में गैंग्स और माफियाओं पर नकेल कसनी थी। प्रकाश सिंह का सामना ऐसे लोगों से होने वाला था जो कभी भी पलटवार कर सकते थे। प्रोफेसर प्रकाश सिंह। तो कहानी शुरू होती है कड़ाके की ठंड से। जनवरी की सर्दी, कपकपाते लोग। देश आज़ादी के लिए करवटें बदल रहा था। अंदर ही अंदर गुस्सा लावा बन रहा था। 10 जनवरी 1936 के दिन प्रकाश सिंह का जन्म उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में हुआ। गांव का नाम था मेहनाजपुर। तब शायद ही किसी ने सोचा होगा कि आगे चलकर यह बच्चा अपने नाम को चरितार्थ करेगा।
बच्चा बड़ा हो रहा था। किशोर होते प्रकाश ने देश को आज़ाद होते देखा। संविधान लागू किया जा रहा था। राज स्थापित होने के लिए संघर्ष कर रहे थे। अंग्रेजी शासन में आँख खोलने वाले प्रकाश सिंह ने पटना साइंस कॉलेज से पढ़ाई की, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बीए किया और फिर हिस्ट्री पढ़कर एमए की डिग्री ले ली। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के हिस्ट्री डिपार्टमेंट से ही असिस्टेंट प्रोफेसर भी बन गए। उन्होंने यूनिवर्सिटी में ऑफर भी दिया कि अगर यूनिवर्सिटी में उन्हें स्थायी नियुक्ति मिल जाएगी तो वे किसी और कंपटीशन एग्ज़ाम में नहीं बैठेंगे, यहीं प्रोफेसर बनकर ज़िंदगी बसर करेंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इसके पीछे भी खेल था। विश्वविद्यालय प्रशासन के मठाधीश चाहते थे कि प्रकाश सिंह हट जाएं तो उनकी जगह वो अपने कृपा पात्र को लगा दें। पर अभी प्रकाश की दिली ख्वाहिश बाकी थी, आईपीएस बनने की ख्वाहिश। नतीजा आया तो पूरे मेहनाजपुर में खुशी की लहर थी। प्रकाश आईपीएस के लिए चुन लिए गए थे। घर पर मुबारकबाद देने वाले लोग आने लगे। 1959 बैच की इस आईपीएस अफसर को बतौर एएसपी असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस कानपुर में पहली पोस्टिंग मिली। पंजाब की आग ठंडी हुई। नागालैंड में बहादुरी दिखाने का इनाम था प्रकाश को 1987 में पंजाब भेज दिया गया, जहां वे 1991 तक रहे। यह वही दौर था जब ईस्टर्न यूपी को माफिया जकड़ रहे थे और पंजाब अपने आप में संघर्ष कर रहा था। चरमपंथी ताकतवर होते जा रहे थे। खालिस्तान के नारे बुलंद हो रहे थे। खालिस्तान की मांग से पंजाब में देश विरोधी हवा चल रही थी। हिंसा की आग में जल रहे पंजाब में आतंकवाद को रोकने की कोशिशें नाकाम हो रही थी। ऑपरेशन ब्लू स्टार में खालिस्तान की मांग करने वाले जर्नैल सिंह भिंडरावाले समेत 200 आतंकी मारे जा चुके थे। सेना के 4 अफसरों समेत 79 जवान शहीद हुए थे। ऑपरेशन के बाद प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की उन्हीं के अंगरक्षकों ने हत्या कर दी। इंदिरा गांधी की हत्या ने पंजाब की हिंसा में पेट्रोल छिड़कने का काम किया। पंजाब में हालात बेकाबू हो गए। पंजाब जल रहा था और केंद्र में उच्च पदों पर बैठे हाकिमों के फ़ोन की घंटियां दफ्तरों में शोर मचा रही थीं। घंटियों का शोर उस वक्त थमा जब 3 बेहद जुझारू और काबिल आईपीएस अधिकारियों की नियुक्ति पंजाब में की गई। ये 3 आईपीएस अधिकारी थे कंवरपाल सिंह गिल यानी केपीएस गिल, दूसरे जूलियो फ्रांसिस रिबेरो और तीसरे प्रकाश सिंह। सुपर कॉप रिबेरो चंडीगढ़ में बैठकर पॉलिसी मेकिंग का कार्य संभाल रहे थे। केपीएस गिल अंदरूनी जिलों में फैली हिंसा को शांत करने के लिए संघर्षरत रहे थे और तीसरे मोर्चे का नेतृत्व प्रकाश सिंह कर रहे थे। पंजाब में फैली हिंसा को पाकिस्तान में बैठे आतंकी कमांड दे रहे थे। हर दिन पाकिस्तान से सटी सीमाओं से घुसपैठ हो रही थी। अंदरूनी जिलों में केपीएस गिल के नेतृत्व में अगर 10 आतंकी मार दिए जाते तो अगले दिन फिर 8-10 आतंकी घुसपैठ कर पंजाब में दाखिल हो जाते थे। यह सिलसिला लंबे समय तक चलता रहा। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का जिम्मा प्रकाश सिंह संभाले हुए थे। यह मोर्चा अलग किस्म की चुनौतियों से भरा हुआ था। पंजाब में गुरदासपुर और मंड का इलाका आतंकियों के कब्जे में था। प्रकाश सिंह ने कमांडर से बात करके मंड में ही बटालियन का हेडक्वार्टर बना लिया। पेट्रोलिंग शुरू हुई तो आतंकियों का रहना मुश्किल हो गया। पेट्रोलिंग कर रही सिक्योरिटी फोर्स से बचने के लिए आतंकी कभी इधर भागते तो कभी उधर। उस इलाके को प्रकाश सिंह ने खाली करा लिया था, लेकिन आतंकियों की घुसपैठ सीमा पार से बदस्तूर जारी थी। प्रकाश सिंह परेशान हो गए। आखिरकार प्रकाश सिंह आला अधिकारियों के सामने पहुंचे। कहा, 40 बटालियनों की फौज घुसपैठ को रोकने में फेल हो रही है। आतंकी आते हैं, कुछ मारे जाते हैं, कुछ अंदर घुस जाते हैं। यह सिलसिला तब तक चलता रहेगा जब तक बॉर्डर पर फेंसिंग नहीं की जाती। उन दिनों दुनिया में सिर्फ अमेरिका, मैक्सिको और नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया जैसे इंटरनेशनल बॉर्डर्स पर ही फेंसिंग थी। आनन फानन में इन दोनों ही सीमाओं की फेंसिंग के मैप और अत्याधुनिक तकनीकी से लैस डिज़ाइन मंगवाए गए। प्रपोजल मंजूर होते ही तेजी से काम शुरू किया गया। कुछ ही महीनों में पंजाब बॉर्डर पर ऐसी फेंसिंग हो चुकी थी जिसे हथियारों से लैस आतंकी भी पार नहीं कर सकते थे। यह दुनिया भर में उस दौर की वन ऑफ द बेस्ट फेंसिंग साबित हुई। इस बाड़बंदी ने पंजाब में आतंकियों की कमर तोड़ दी। पाकिस्तान के हथियारों की खेप आनी बंद हो गई।
बॉर्डर पर घुसपैठ रुकी तो केपीएस गिल को अंदरूनी जिलों में ऑपरेशनों को अंजाम देने में आसानी हुई। धीरे धीरे आतंकियों की संख्या 500 से 400 पहुंची, 400 से 200, और वह वक्त भी आया जब पंजाब में आतंकियों की संख्या 100 से भी कम हो गई। आतंकियों की कुछ चिट्ठियां सिक्योरिटी फोर्स के हाथ लगी, जिनमें लिखा था, बाड़बंदी होने से बॉर्डर पार करना मुश्किल हो गया है, हथियार पहुंचाना बेहद मुश्किल है, लगता है अब मिशन रोकना पड़ेगा, पहरा सख्त हो गया है, तुम लोग खुद ही जैसे तैसे करके उनसे निपटो। मौत छूकर निकल गई। पंजाब में सक्रिय होने के बाद एक बार फिर प्रकाश सिंह का परिवार आतंकियों के निशाने पर था। इंटेलिजेंस को खबर मिली थी कि आतंकी कभी भी उनके बच्चों पर हमला कर सकते हैं। उस वक्त प्रकाश सिंह के एक बेटे धौलपुर में एसपी थे, दूसरे बंगलुरु में एक कंपनी में नौकरी कर रहे थे। प्रकाश सिंह ने दोनों बेटों को अलर्ट कर दिया था। दोनों की सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। प्रकाश सिंह ने बताया कि एक बार मौत मेरा इंतजार कर रही थी, लेकिन मैं बच गया। मुझे मारने की तगड़ी प्लानिंग की गई थी। मैं पाकिस्तान के बॉर्डर पर चेक पोस्ट घूमने के लिए निकला था। जिस रास्ते से मैं गया था उसी से वापस भी आना था। आतंकियों ने देख लिया था कि आईजी इधर से गया है तो वापस इधर से ही लौटेगा। शाम को मेरे लौटने से पहले रास्ते में बारूदी सुरंग बिछा दी गई थी। वापस लौट रहे थे। कमांडेंट जीप चला रहे थे। उन्होंने कहा कि आज इस रास्ते से नहीं बल्कि उस रास्ते से चलते हैं। मैंने कमांडेंट से कहा, तुम बेहतर जानते हो, जिस रास्ते से भी चलो तुम्हारा तो ये इलाका देखा हुआ ही है। कमांडेंट ने जीप उस रास्ते पर मोड़ दी। आतंकी मेरा इंतजार करते रह गए। आतंकियों की इस प्लानिंग का तब पता चला जब बीएसएफ पेट्रोल उधर से गुजरा। आतंकियों ने देखा तो उन्होंने बीएसएफ जवानों पर ही हमला कर दिया। 2 जवान शहीद हो गए। पता चला कि यहाँ से तो आईजी गुजरने वाले थे। कमांडेंट की वजह से मौत प्रकाश सिंह को छूकर निकल गई। असम आया नहीं, भेजा गया हूँ। प्रकाश अब सरकार को जोखिम भरे खास ऑपरेशंस के लिए याद आने लगे। साल 1991 में उल्फा आतंकी असम में दहशत बरपा रहे थे। राज्य का पुलिस सिस्टम उल्फा आतंकियों और विद्रोहियों से निपटने में विफल हो रहा था। इन विद्रोहियों और आतंकियों के हौसले इतने बुलंद हो चुके थे कि उन्होंने राज्य में होने वाले चुनावों का बहिष्कार करने की धमकी दे दी थी। इन दिनों केंद्र में चंद्रशेखर की सरकार थी। अगर चुनाव रद्द करने पड़ते तो न सिर्फ सरकार की किरकिरी होती बल्कि आतंकियों के हौसले को भी पंख लग जाते। हाई कमान ने मीटिंग बुलाई। चर्चा हुई, अगर असम का कोई पुलिस अधिकारी उल्फा आतंकियों से नहीं लड़ पाता है तो बाहर से किसी अफसर को अपॉइंट किया जाए। मीटिंग में सबने प्रकाश का ही नाम लिया। प्रकाश इन दिनों पंजाब में थे। अगले ही दिन उनकी मीटिंग प्रधानमंत्री चंद्रशेखर और होम सेक्रेटरी ऑफ इंडिया से होती है। प्रधानमंत्री कहते हैं कि हमने तय किया है कि आप असम डीजीपी बनकर जाएं। प्रकाश सिंह ने कहा, असम तो मेरा काडर भी नहीं है। जहां आप चार्ज संभाल रहे हैं उसके लिए ज़रूरी है कि वहां की पुलिस आपके लिए वफादार हो। प्रधानमंत्री ने कहा, आप सिर्फ चुनाव करा दीजिए। प्रकाश सिंह को असम भेज दिया गया। प्रकाश सिंह के मन में यही चल रहा था कि किस तरह वहां के पुलिस अफसरों को साथ लेकर काम करूं जिससे वे वफादार रहें। सुबह प्रकाश सिंह ने चार्ज संभाला। शाम को सभी अफसरों को बैठक में बुला लिया। कहा, देखिए, मैं यहाँ कोई खूंटा गाड़ने नहीं आया हूँ, न मैंने यहाँ आने के लिए कोई कोशिश या सिफारिश की है। आप लोगों का ये जान लेना ज़रूरी है कि मैं यहाँ आया नहीं बल्कि भेजा गया हूँ। प्रकाश सिंह कहते हैं कि इस बात का असर यह हुआ कि उन अफसरों को लगा कि मैं आया हूँ और चुनाव कराकर चला जाऊँगा। बाद में वही अफसर वहाँ रहेंगे, इसलिए सभी एकजुट होकर ऑपरेशन चलाने को तैयार हो गए। पहले ही दिन प्रकाश असम के सीनियर पुलिस अफसरान के साथ बैठक में बड़ा फैसला लेते हैं। हर दिन उल्फा के खिलाफ सर्च ऑपरेशन चलाएंगे। उल्फा को चैन से बैठने नहीं देंगे। कई इलाकों में रेड मारी गई। मुठभेड़ के दौरान कुछ आतंकी भी मारे गए। पुलिस और सेना के सामने आतंकियों के हौसले पस्त होते चले गए। उल्फा को लगा क्या हुआ कि अचानक इतना दबाव बढ़ गया। उल्फा को अपने पैर पीछे खींचने पड़े। महज 4 महीनों में पुलिस को कामयाबी हासिल हुई। प्रकाश ने शांति के साथ चुनाव करा दिया। कांग्रेस लीडर हितेश्वर सैकिया राज्य के नए मुख्यमंत्री बने, लेकिन सैकिया के सिद्धांतों की लड़ाई के चलते
प्रकाश ने डीजीपी पद से इस्तीफा दे दिया। यह कार्यकाल महज 7 महीनों का रहा। माफिया की चौखट और डीजीपी प्रकाश। 80 के दशक की बात है। मंदिर का मुद्दा गरमा रहा था। मंदिर के कपाट खुलने को थे। अफगानिस्तान में रूस घुस आया था। पाकिस्तान में फिदाइनों को ट्रेन किया जा रहा था। उसी दौरान में ईस्टर्न यूपी में गैंगवार की नींव रखी जा रही थी। प्रकाश सिंह के लिए अब बारी उत्तर प्रदेश में इन माफियाओं से निपटने की थी। पूर्वांचल में जमीनों और सरकारी ठेके कब्जाने को लेकर 2 गैंग उभरकर सामने आए। 1980 में गाजीपुर के सैदपुर में एक प्लॉट पर कब्जे के लिए साहिब सिंह के नेतृत्व वाले गैंग का दूसरे गैंग के साथ जमकर झगड़ा हुआ। यह शुरुआत थी। इसी के बाद साहिब सिंह गैंग के ब्रजेश सिंह ने अपना अलग गैंग बना लिया और 1990 में गाजीपुर जिले के तमाम सरकारी ठेकों पर कब्जा करना शुरू कर दिया। दूसरी तरफ बाहुबली मुख्तार अंसारी भी ठेके कब्जाने में लगा था। सरकारी ठेके हथियाने की होड़ गैंगवार में बदल चुकी थी। ब्रजेश सिंह और मुख्तार अंसारी की दुश्मनी शुरू हो गई थी। फिरौती, रंगदारी, किडनैपिंग और करोड़ों की ठेकेदारी को लेकर मुख्तार और ब्रजेश सिंह के गैंग में भिड़ंत होने लगी। मुख्तार अंसारी का दबदबा ऐसा था कि बनारस, मऊ, गाजीपुर और जौनपुर में किसी की मजाल नहीं थी कि उसके खिलाफ खड़ा हो सके। लेकिन अब इस खौफ के खत्म होने का वक्त आ चुका था। असम के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के पद से इस्तीफा देने के बाद प्रकाश सिंह घर बैठे थे। फिर एक दिन फोन की घंटी बजती है। हेलो, प्रकाश सिंह बात कर रहे हैं? जी, प्रकाश ही बोल रहा हूँ, बताइए। दूसरी तरफ से आवाज़ आती है। आपसे उत्तर प्रदेश के सीएम कल्याण सिंह बात करेंगे। कल्याण सिंह ने कहा। प्रकाश सिंह, हम आपको यूपी का डीजीपी बनाना चाहते हैं। प्रकाश कहते हैं, मैं हैरान था। मैं किसी को जानता नहीं था। यह कॉल मुझे हैरान करने वाली थी। 1991 में प्रकाश सिंह यूपी के डीजीपी बना दिए गए थे। यह वही साल था जब उन्हें उनकी ड्यूटी के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इस बार प्रकाश सिंह का मुकाबला आतंकियों से नहीं बल्कि उन माफियाओं से था जिनकी जड़ें पुलिस डिपार्टमेंट में भी थी और राजनेताओं के घरों में भी। प्रकाश ने फैलना शुरू कर दिया था। ईस्टर्न यूपी के बदमाश अंडरग्राउंड होने लगे। माफियाओं ने जुल्म की दुनिया से अपने पांव खींच लिए थे। बदमाश खुद को जेल में ही महफूज समझ रहे थे। अगर बाहर रहते तो प्रकाश से बचना मुश्किल था। गैंगवार का शोर थमने लगा था। डीपी यादव ने तो खुद ही सरेंडर कर दिया कि मैं इस मामले में वांछित हूँ, मुझे जेल में डाल दीजिए। यह प्रकाश सिंह का खौफ ही था कि उसे आभास हो चुका था कि अगर पुलिस से टक्कर ली या मुठभेड़ हुई तो मौत निश्चित है। पता था कि उत्तर प्रदेश में अगर बचने की कोई जगह है तो वह सिर्फ जेल ही है। माफियाओं के खिलाफ अभियान चल ही रहा था कि 1992 में बाबरी मस्जिद ढहाए जाने से लॉ एंड ऑर्डर संभालना बेहद मुश्किल हो गया। सांप्रदायिक हिंसा चरम पर थी। प्रकाश सिंह ने राज्य में चरमरा चुकी कानून व्यवस्था को न सिर्फ ठीक किया बल्कि लॉ एंड ऑर्डर को दुरुस्त करने में भी सफलता हासिल की। इसके लिए सीएम कल्याण सिंह ने उनकी काफ़ी तारीफ की थी। प्रकाश सिंह की साफ सुथरी ईमानदार छवि के चलते राजनेता भी राजनीतिक दबाव बनाने और उन्हें फ़ोन करने से बचते थे। माफियाओं का सफाया किया जा रहा था। डीजीपी ने आदेश दे दिया था, माफियाओं के सारे नेटवर्क तोड़ दिए जाएं। पकड़ो, पलटवार करे तो मार दो। माफियाओं से जुड़े हर छोटे बड़े शख्स से पूछताछ की गई। मुख्तार अंसारी को पुलिस की हर बात की खबर होती थी कि पुलिस उसके खिलाफ क्या एक्शन लेने वाली है। वह ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में मास्टर हो चुका था। नेता से लेकर पुलिस के छोटे बड़े अफसरों तक तो उसकी अच्छी साठगांठ थी। इस साठगांठ के पीछे कहीं खौफ था तो कहीं लालच। पहली बार पुलिस को मुख्तार अंसारी के खिलाफ बड़ा एक्शन लेना था। घर की कुर्की करनी थी। मोहम्मदाबाद में अंसारी के घर पर भी धावा बोल दिया गया। अंसारी तो गायब था लेकिन उसे यह नहीं पता था कि उसके घर की कुर्की भी होने वाली है। घर का सारा सामान समेट लिया गया। माफियाओं के खिलाफ पुलिस को यह डीजीपी प्रकाश सिंह की छूट थी तो सिर्फ सामान ही कुर्क नहीं किया गया बल्कि अंसारी की चौखट तक उखाड़ ली गई। कुछ भी नहीं छोड़ा गया। चौखट का उखाड़ना अंसारी के रौब को झटका लगना था।
जिसको लेकर मुख्तार के विधायक भाई ने विधानसभा में हंगामा भी कर दिया था। माफियाओं ने राजनीतिक चादरें ओढ़नी शुरू कर दी। इन चादरों ने उनकी हिफाजत की। जो कल्याण सिंह लॉ एंड ऑर्डर को लेकर प्रकाश सिंह की तारीफ कर चुके थे, अब उन्होंने ही उनसे कन्नी काट ली थी। असम में नौकरी छोड़नी पड़ी, यूपी में दबाव बनाया गया तथा पंजाब और नागालैंड से खतरे झेले। इन सबको याद करते हुए प्रकाश सिंह कहते हैं, अगर पुलिस की नौकरी करनी है तो सिर पर कफन बांधो और जेब में इस्तीफा रखो। जिसके पास ईमानदारी और काम करने का जुनून हो, उसको ऐसे राजनीतिक हथकंडे हरा नहीं सकते। मुश्किलों में ही कामयाबी की राहें छिपी होती हैं। यह बात प्रकाश सिंह खूब जानते थे। पिक्चर अभी बाकी थी। प्रकाश सिंह का सफ़र यहीं ख़त्म नहीं हुआ। यूपी के डीजीपी पद से हटे तो 1993 में ही बीएसएफ के डायरेक्टर जनरल चुन लिए गए थे। इससे पहले प्रकाश पंजाब में बीएसएफ का नेतृत्व कर चुके थे। जम्मू कश्मीर में उनका कार्यकाल 1 साल का ही रहा था। उन्होंने बीएसएफ के लिए नया इंटेलिजेंस नेटवर्क खड़ा किया। सीमा पर मुश्किल हालात में आतंकियों से कैसे निपटे, इसके लिए अंदरूनी जिलों से उन्हें खदेड़ने के लिए नई योजना तैयार की। जवान दिन रात देश की सुरक्षा के लिए सीमा पर चौकसी कर रहे थे, लेकिन छुट्टियों में ट्रेन से घर जाने वाले सैनिकों को रेलगाड़ी में जगह नहीं मिल पाती थी। भीड़ से खचाखच भरी ट्रेनों में सफ़र करने की बात प्रकाश सिंह को भी पता चली। प्रकाश को यह बात नागवार गुजरी। इस बात को लेकर प्रकाश सिंह ने भारतीय रेलवे के सामने सैनिकों के लिए सीटों के आरक्षण की मांग रख दी। साथ ही यह भी बोल दिया कि ये सीटें बीएसएफ कमांडेंट तय करेगा, ना कि रेलवे। रेलवे ने आनाकानी की, लेकिन रेलवे की एक ना चली और उन्हें प्रकाश के आगे झुकना पड़ा। हर ट्रेन में सैनिकों के लिए आरक्षित 2 सीटें प्रकाश सिंह की ही देन हैं। कुछ दिनों बाद ही भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर में बीएसएफ को रिप्लेस कर सीआरपीएफ को तैनात करने का फैसला किया। प्रकाश सिंह ने इस फैसले का पुरजोर विरोध करते हुए इसे मूर्खतापूर्ण बताया। राज्य में बीएसएफ लंबे समय से तैनात थी और ऐसे में इसे रिप्लेस कर नई व्यवस्था को लागू होने में वक्त लगता। इस बीच आतंकी अपने मंसूबों को अंजाम दे सकते थे और ऐसा हुआ भी। राज्य में खड़ा किया गया इंटेलिजेंस नेटवर्क टूट गया। बीएसएफ को पीछे हटना पड़ा। सीआरपीएफ को कमांड दी गई, जिसे पैर जमाने में काफ़ी वक्त लग गया। प्रकाश ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। ब्यूरोक्रेसी और आलीशान दफ्तरों में बैठे लोग ऐसे मूर्खतापूर्ण फैसले कैसे ले सकते हैं? यह फैसला उन पर छोड़ देना चाहिए जो देश के दुश्मनों से सीधे मैदान में जंग लड़ते हैं। साल 1994 में प्रकाश सिंह नौकरी से रिटायर हो गए। नौकरी से भले रिटायर हो गए, लेकिन देश की सेवा करने की उनकी इच्छा खत्म नहीं हुई थी। प्रकाश ने अपने रिटायरमेंट के 2 साल बाद पुलिस सिस्टम और उसके काम करने के तौर तरीकों पर गंभीर सवाल उठाते हुए 1996 में सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा दिया। शुरुआती दिनों में लोगों ने कहा, यह आदमी दीवार से सिर पीट रहा, कुछ नहीं होगा। लेकिन 10 साल के लंबे इंतजार के बाद यानी 2006 में सुप्रीम कोर्ट ने उनकी पीआईएल पर फैसला सुनाते हुए न सिर्फ राज्यों को कड़ी फटकार लगाई, बल्कि पुलिस सिस्टम में सुधार के निर्देश भी दिए। राजनेताओं और नौकरशाही को लगता है कि अगर पुलिस रिफॉर्म पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लागू किया गया तो पुलिस उनके कंट्रोल में नहीं होगी। पुलिस सिस्टम में क्रीमी लेयर पर बैठे कुछ सीनियर अधिकारी भी इसके प्रति संवेदनशील नहीं हैं। हालांकि इसके बाद भी राजनीति और नौकरशाही के दबाव के चलते पुलिस रिफॉर्म की उनकी सिफारिशों को अब तक लागू नहीं किया गया है। साल 2009 और साल 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को दोबारा प्रकाश सिंह कमेटी की रिपोर्ट लागू करने के निर्देश दिए। फिर भी राज्यों का रवैया ढुलमुल ही रहा। राज्य अब भी ब्रिटिश काल में बनाए गए भारतीय पुलिस अधिनियम 1861 के नियमों के अनुसार ही काम कर रहे हैं। प्रकाश सिंह आज भी इस बात पर जोर देते हैं, करप्शन से ऊपर उठिए और बेदाग छवि के साथ लड़िए, दुश्मन भी आपकी इज्जत करेगा। प्रकाश सिंह ने पुलिस रिफॉर्म के लिए 7 सुझाव दिए, जिसे कोर्ट ने लागू करने को कहा। वे निर्देश थे, स्टेट सिक्योरिटी कमीशन हो। यह ऐसी बॉडी होगी जिसके चीफ तो मुख्यमंत्री होंगे, साथ ही इस बॉडी में रिटायर्ड जज और सिविल सोसाइटी में भी कोई शामिल होगा। लोकायुक्त का प्रतिनिधि भी हो सकता है, यानी इसमें ऐसे लोग हो जिनकी ईमानदारी पर शक ना हो। इसका काम राज्य सरकार की पुलिस के कामों में दखल अंदाजी को रोकना और यह सुनिश्चित करना होगा कि पुलिस कानून के दायरे में काम करे।
इंडिपेंडेंट पुलिस कंप्लेंट्स अथॉरिटी बनी। यह राज्य और जनपद स्तरों पर मौजूद रहेगी। राज्य स्तर पर इसका मुखिया सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का रिटायर्ड जज होगा और जनपद स्तर पर रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट जज। ये उन शिकायतों की सुनवाई करे जिनमें पुलिस पर गंभीर आरोप लगे हैं। पुलिस स्टैब्लिशमेंट बोर्ड हो जिसमें डायरेक्टर जनरल के अलावा पुलिस के 4 अन्य सीनियर अफसर हों। सिपाही से लेकर डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस तक की ये भर्ती करें। उसके ऊपर के अफसरों की नियुक्ति के लिए ये बोर्ड सरकार को रिकमेंडेशन भेजे। सरकार असहमत है तो कारण बताते हुए रिकमेंडेशन वापस करेगी। सिलेक्शन ऑफ चीफ ऑफ पुलिस 2 साल के कार्यकाल के लिए पुलिस चीफ के चुनाव हेतु 3 नाम सुझाए जाएं। पुलिस चीफ के नाम पर अंतिम मुहर मुख्यमंत्री की होगी। मिनिमम टेन्योर ऑफ द अदर पुलिस ऑफिसर्स ताकि हर दूसरे तीसरे महीने होने वाले ट्रांसफर से निजात मिले। सेपरेशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन एंड लॉ एंड ऑर्डर फंक्शन। बड़े शहरों में इन्वेस्टिगेशन करने वाला स्टाफ अलग और लॉ एंड ऑर्डर संभालने वाला स्टाफ अलग अलग होना चाहिए ताकि काम होता रहे। नेशनल सिक्योरिटी कमीशन बनाना चाहिए जिसमें सभी सेंट्रल पुलिस के मुखिया हों जो रिव्यू करें। अकेला आऊँगा बिना किसी हथियार के। साल 2003 की बात है। अक्टूबर की 1 तारीख थी। आंध्र प्रदेश के सीएम एन चंद्रबाबू नायडू तिरुपति जा रहे थे। रास्ते में बारूदी सुरंग फटती है। सीएम के साथ सभी लोगों के होश उड़ जाते हैं। धमाके की गूंज पूरे इलाके को दहला देती है। अगर बचने में सीएम ने कुछ सेकंड की देरी की होती तो जिस्म टुकड़ों में होता। सीएम पर यह नक्सली हमला था। सीएम की सुरक्षा में बड़ी जानलेवा चूक। सवाल तो उठने थे। जांच की मांग हुई तो जांच के लिए नाम लिया गया प्रकाश सिंह का। नक्सली हमले की जांच के लिए प्रकाश अपॉइंट किए गए। नक्सली इलाके में प्रकाश ने काफी वक्त गुजारा था। नक्सलवाद पर गहरी पकड़ थी। प्रकाश सिंह ने जांच की। जांच के दौरान प्रकाश सिंह ने नक्सलियों को ऑफर दिया था कि वे उनसे मिलकर बात करना चाहते हैं। नक्सलियों के लीडर को खुला खत लिखा, तुमसे मिलने जंगल में किसी भी जगह आने को तैयार हूँ। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ ऐसा करने के लिए मुझे किसी भी आधिकारिक एजेंसी या किसी गैर सरकारी संगठन ने नहीं बोला है। यह पूरी तरह से मेरी अपनी पहल है। मैं यह भी साफ बता देना चाहता हूँ कि मैं अकेला ही आऊँगा, बिना किसी हथियार के और बिना किसी सुरक्षा के। मेरी तरफ से कोई शर्त भी नहीं है सिवाय एक शर्त के, और वह यह है कि आप मेरे साथ सम्मानजनक बर्ताव करेंगे, क्योंकि मैं ज़िंदगी खोने के लिए तैयार हूँ लेकिन अपना सम्मान नहीं। मैं इस सम्मान के लायक हूँ। साल 2004 में प्रकाश सिंह ने चंद्रबाबू नायडू पर हुए हमले की जांच रिपोर्ट सबमिट कर दी। इस रिपोर्ट में चौंकाने वाले खुलासे हुए। रिपोर्ट में कहा, अगर सीएम चंद्रबाबू नायडू के दफ्तर से चूक ना होती तो नक्सली हमला नहीं कर पाते। उन्होंने नौकरशाही की लापरवाह छेदों वाली चादर उतार दी थी। उन्होंने दिखाया कि कैसे पुलिस ने उस चादर में पैबंद लगाने की कोशिश की थी। रिपोर्ट सामने आने को थी, तभी ऊंचे ओहदे पर बैठे बाबुओं ने सिर्फ पुलिस की चूक को अपने सामने लाने के लिए दबाव बनाया, लेकिन प्रकाश पर इस दबाव का कोई असर नहीं होने वाला था। जो शख्स ड्यूटी के दौरान दबाव में नहीं आया था उसको दबाव में लेने की कोशिशें बेकार थीं। प्रकाश ने अपनी जिंदगी का अनुभव बता दिया था। यह मत भूलिए कि आप एक आईपीएस हैं। अपना कद ऊंचा करें। ऐसा कोई शख्स नहीं जो आपके सामने ना झुके। प्रकाश ने अपनी रिपोर्ट में चंद्रबाबू नायडू पर हुए हमले में सीएमओ, ब्यूरोक्रेसी और पुलिस की चूक पर गंभीर सवाल उठाए थे। बावजूद इसके ना तो इस पर गंभीरता से एक्शन लिया गया, ना ही इसे सार्वजनिक किया गया। इससे कहीं ज्यादा बहादुरी प्रकाश ने नैनीताल में दिखाई। पंजाब से पलायन के बाद तराई के जंगलों में बस रहे सिखों के बीच अब भी आतंकवाद पनप रहा था। पुलिस तंत्र शहरों में होने वाली हिंसा, दंगों झड़पों से निपटने में तो माहिर था, लेकिन आतंकवाद से सीधी टक्कर लेना उसके बस की बात नहीं थी। प्रकाश की पोस्टिंग पंजाब से सीधे उत्तर प्रदेश में ही हुई थी। प्रकाश की योजनानुसार पुलिस को शुरुआती 6 महीनों तक जंगल वॉरफेयर की ट्रेनिंग दी गई। 7वें महीने में पुलिस ने पलटवार शुरू कर दिया। अगले 3 महीनों में तराई में भी हालात सामान्य होने की स्थिति में आ गए। इसी दौरान प्रकाश सिंह को नैनीताल में नानक माता गुरुद्वारा से न्योता मिला। उन दिनों नानक माता आतंकियों का गढ़ समझा जाता था। प्रकाश ने जाने से इनकार नहीं किया। न्योता मिलना था कि प्रकाश ने बिना हथियारों के अपने चंद सिपाहियों को साथ लिया और नानक माता पहुंच गए।
गुरुद्वारे में दाखिल हुए। उस वक्त गुरुद्वारे में करीब 5,000 से ज़्यादा सिख मौजूद थे। उनमें से कुछ आतंकवादी भी थे। बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ। ग्रंथी ने डीजीपी प्रकाश सिंह को अपनी बात रखने के लिए कहा। बिना तैयारी के 40 मिनट तक प्रकाश बोलते रहे। गुरुद्वारे में उन्होंने सिर्फ समझाया ही नहीं बल्कि तल्ख लहजे में कहा, अगर किसी ने हथियार उठाए तो मैं उसे बख्शूंगा नहीं। सिखों की मांग थी कि उन पर चल रहे झूठे मुकदमे और झूठी गिरफ्तारियां वापस हों। प्रकाश ने उन्हें आश्वासन दिया और चले गए। झूठे मुकदमों में बंद सिखों को तत्काल प्रभाव से रिहा कर दिया गया। इसके बाद उनकी विश्वसनीयता इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि लोगों को सरकार से ज़्यादा प्रकाश पर भरोसा होने लगा था। इस वाक़ये के बाद नानक माता की ग्रंथी ने इंडिया टुडे को दिए एक इंटरव्यू में कहा था, उत्तर प्रदेश सरकार क्या कहती है हमें उस पर भरोसा नहीं है, लेकिन डीजीपी साहब जो कहे हमें उस पर पूरा विश्वास है। जाट आंदोलन का सच और हरियाणा सरकार। साल 2016 की बात है। हरियाणा में रिजर्वेशन की मांग को लेकर जाट आंदोलन शुरू हुआ। वस्तुतः यह आंदोलन नहीं, हिंसक प्रदर्शन था जिसमें किसी ने अपना भाई खोया, किसी ने अपना बेटा तो किसी ने बाप। मीडिया में रिपोर्ट्स आई, किसी ने लिखा 15 की मौत, किसी ने 12 तो किसी ने 20 लिखा। रिजर्वेशन के नाम पर हुई हिंसा को रोकने के लिए सेना को उतरना पड़ा। कार्यवाही में कई मरे और सैकड़ों जख्मी हुए। 1000 से ज़्यादा ट्रेनें रद्द हो चुकी थी। कई इलाकों में कर्फ्यू लग चुका था। हिंसा बेकाबू हो चुकी थी। कई पेट्रोल पंप फूंक दिए गए थे। बसें जला दी गई थी। हाईवे जाम थे। प्रदेश में लूट मार मची थी। रेप होने तक की खबरें आई और मीडिया के हेडलाइन भी बनी। एसोचैम की रिपोर्ट को सच माना जाए तो इस हिंसा में हरियाणा को करीब 20,000 करोड़ का नुकसान हुआ था। इस बर्बादी की जांच करने के लिए कमेटी बनी जिसके अगुवा प्रकाश सिंह ही थे। प्रकाश सिंह हरियाणा की खाक छानने में जुट गए थे। इस जांच में उनके साथ अतिरिक्त मुख्य सचिव विजय वर्धन और डीजीपी केपी सिंह भी शामिल रहे। प्रकाश सिंह ने 8 जिलों का दौरा किया, वीडियोग्राफी की, फोटोग्राफ्स लिए, 2000 लोगों से पूछताछ की, 100 से भी ज़्यादा जगहों की बारीकी से जांच की। इस तरह 73 दिनों में रिपोर्ट तैयार की गई। प्रकाश सिंह कमेटी ने जब अपनी 471 पेज की रिपोर्ट पेश की तो मनोहर लाल खट्टर सरकार को झटका लगा। प्रकाश सिंह ने बताया कि 90 अधिकारियों ने लापरवाही बरती, जिनमें IAS, IPS और मजिस्ट्रेट भी शामिल हैं। डीजीपी, होम सेक्रेटरी सहित कई मुख्य अधिकारियों को खट्टर सरकार ने चलता कर दिया। रिपोर्ट में कई नेता भी दोषी पाए गए तो राजनीतिक दबाव बढ़ा। खट्टर सरकार को पांव पीछे खींचने पड़े। सार्वजनिक होने वाली इस रिपोर्ट को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। प्रकाश सिंह कमेटी ने पुलिस की सुस्ती और पुलिस की नाकामयाबी पर गंभीर सवाल उठाते हुए 5 सीनियर IAS और 5 सीनियर IPS अधिकारियों समेत खट्टर सरकार को भी कटघरे में खड़ा कर दिया था। फिलहाल प्रकाश सिंह इंडियन पुलिस फाउंडेशन एंड इंस्टीट्यूट के चेयरमैन हैं। पुलिस सुधारों पर उनकी PIL पर सरकार के सुस्त और गैर जिम्मेदाराना रवैया के बावजूद उन्हें पूरी उम्मीद है कि सिस्टम में एक दिन ज़रूर बदलाव होंगे। आने वाली पीढ़ियों से उन्हें काफ़ी उम्मीदें हैं। और इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त होता है। तो ये ऑडियो बुक आपको कैसे लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और इसके आने वाले चैप्टर्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। अब मिलेंगे किसी और वीडियो में इसके अगले चैप्टर के साथ। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और यूं ही पढ़ते रहिए। टाटा, बाय बाय।